आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ से हम राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का जो आधार है, जहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस कई विचारधाराओं में विभाजित हुई। तो इन विचारधाराओं का राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। तो जो पहली विचारधारा हुई, जहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, वो थी उदारवादी चरण। तो कांग्रेस का जो उदारवादी चरण है 1885 से 1905 के बीच रहा है, जहाँ पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व रहा है। ठीक है। तो उदारवादी जो नेता थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, ये ऐसे नेता थे जिनकी विचारधाराएं उदारवादी थी और ये उदारवादी नीतियों का पालन करते थे। उदारवादी नीति ऐसी नीति होती थी जिस अगर ये अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करते थे तो वो अहिंसक रूप से विरोध प्रदर्शन करते थे। और उदारवादी नीतियां जो थी वो अपेक्षाकृत बहुत धीमी थी, किंतु राजनीतिक विकास की प्रक्रिया भी यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि जो उदारवादी नीति थी उसकी जो विकास की प्रक्रिया उसमें है वो बहुत धीमी है, क्योंकि उसमें विरोध प्रदर्शन बहुत मतलब एकदम अहिंसक रूप में होता था। तो अंग्रेज इस पर बहुत ज्यादा अंग्रेजों के ऊपर दबाव नहीं बन पाता था। लेकिन जो कांग्रेस का शुरुआती चरण है वो इन्हीं विचारधाराओं से, मतलब उदारवादी विचारधाराओं से ही शुरुआत होती है। अब डायरेक्ट अंग्रेजों के सामने आप लठ लेकर के खड़े नहीं हो जाएंगे या क्रांतिकारी आंदोलन भी नहीं होगा। उसके लिए कोई तो नेतृत्वकर्ता होना चाहिए जो क्रांतिकारी नेतृत्व प्रदान करे। ऐसी विचारधाराएं अभी थी ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 के दरमियान जो भारतीयों की स्थिति थी उसमें कोई भी विचारधारा नहीं थी। राष्ट्र को लेकर के कोई विचारधारा नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई भी उनमें उत्सुकता भी नहीं थी राष्ट्र को लेकर के। तो ऐसे समय पर उदारवादी लोग जो थे वो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को शुरू किए। उनका मत था कि जो अंग्रेज हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उदारवादी शुरुआती दौर में उदारवादी जो थे वो अंग्रेजों के विचारधाराओं से बड़े प्रभावित थे। उनमें अंग्रेजों की जो विचारधारा थी, वो अंग्रेजों के जो विचारधारा थी उसको समझ नहीं पा रहे थे कि उनके विचारधाराओं में मूल क्या है। लेकिन ऊपर ऊपर से वो यही समझ रहे थे कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों को शिक्षित करना चाहते हैं, भारतीयों को विकास की राह में लेकर के आना चाहते थे। इसलिए जो उदारवादी थे उनकी दो तरह की उन्होंने नीतियों का पालन करना शुरू किया। पहला तो वो राष्ट्र प्रेम और चेतना की विचारधारा भारतीयों में पैदा करना चाहते थे, क्योंकि वो भारतीय राजनीतिक रूप से राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनसे वो अछूते थे। तो उन्हें शिक्षित करके उनमें एकता स्थापित करना चाहते थे। दूसरा जो था कि सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना। तो जो कुरीतियां थी और जिनमें जो प्रशासनिक और अदर तरीके की जो सुधार की जरूरत थी, संवैधानिक सुधार की जरूरत थी, भारतीयों को लिए कोई अधिकार नहीं था, तो उसके लिए जो सुधार की जरूरत थी वो ये ब्रिटिश जनमत और ब्रिटिश सरकार को अपने पक्ष में करके ऐसा उन्होंने सुधार करने के लिए सोचा। वो यही सोचते थे कि अंग्रेजी अंग्रेजी हुकूमत के लोग और जो अंग्रेजी जनमत है, मतलब ब्रिटेन के जो वासी हैं, वो भी उनको भारत में अगर मिला लिया जाए, मतलब भारतीय विचारधारा को अगर बताया जाए और यहाँ के लोगों का जो राजनीतिक मुद्दा है वो अंग्रेजों के समक्ष हम रखते हैं, तो जाकर के हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन और इसीलिए जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो प्रार्थना, याचना और याचिका पद्धति को अपनाना शुरू किया। अब दिक्कत ये थी कि आप प्रार्थना और याचना इन सब चीजों से अंग्रेजों के मन में तो लूटना था। मन में यही था कि किस प्रकार से हम धन को भारत से ब्रिटेन में भेज दिया जाए, और वो ब्रिटेन ब्रिटेन को विकसित करना चाहते थे। लेकिन ये चीजें शुरुआती दौर पर उदारवादी जो नेता थे वो समझ नहीं पाए। जैसे देखिए दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने कहा कि 1990 में सोचा कि 2 वर्ष बाद 1992 में हम जो आईएनसी है, इंडियन है, उसकी हम एक अधिवेशन करेंगे। कहाँ करेंगे? लंदन में। लंदन में करने के लिए इसलिए सोचा कि वो सोचे कि जब लंदन में ये
अधिवेशन होगा, तो उस अधिवेशन के माध्यम से हम अंग्रेजी जो जनमत है उनको हम बता पाएंगे भारत की समस्याओं को। लेकिन वहां पर चुनाव हो गया, आम चुनाव आ गया, तो उन्हें स्थगित करना पड़ गया। तो ऐसे ऐसे कार्य उस समय उदारवादी नेताओं नेताओं के विचारों में आता गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा भ्रम में थे, उनका योगदान भी रहा। उनका योगदान क्या रहा? जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद में आर्थिक नीतियों की वो आलोचना। अब यहाँ पर देखिए, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद है उसमें जो आर्थिक नीतियां हैं उसको आलोचना किए। और कौन से किए? आरसी दत्त का नाम आता है, ठीक है, और दिनसा वाजा, ठीक है, इन सब का नाम याद रखेंगे। ये सब आर्थिक नीतियों के क्या किए? आलोचना किए। और इन्होंने जो आर्थिक रूप से भारत का शोषण होता था उसमें किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, उसमें एक नीति लेकर के आए, निकास का सिद्धांत, ठीक है, निकास का सिद्धांत। तो निकात के सिद्धांत को इन्होंने समझाना शुरू किया भारतवासियों को कि भारत में इनके अनुसार, मतलब ये लोगों को बताना शुरू किया कि जो अंग्रेज हैं उनकी सोची समझी रणनीति है ये, कि भारत को निर्धन बनाना है और ब्रिटेन को अमीर बनाना है। तो वे क्या काम करते थे? अंग्रेज जो हैं यहाँ के कच्चा माल को ब्रिटेन निर्यात कर देते थे, और वहां से जो निर्मित माल है, ठीक है, जो कच्चा माल है भारत से वो निर्यात किया जाता था, और जो ब्रिटेन में निर्मित माल है उसे भारत लाते थे, ठीक है, उसे भारत में लाना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ का औद्योगिक संरचना है वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, भारतीय औद्योगिक संरचना। ये सब चीजें भारतीयों को पता नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने, आरसी दत्त ने और ऐसे नेताओं ने जब बताना शुरू किया, तब भारतीयों की आंखें खुलना शुरू हुई, ठीक है। ये इनका काम था। और उदारवादी एक और प्रयास करते थे कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया भारत में जो उपनिवेशवाद, जो अंग्रेजों का उपनिवेश था। चूंकि शुरुआती दौर में भारतीय जो थे वो मानते थे कि अंग्रेज जो हैं हमारा भला करने आए हैं। तो ऐसे समय में उदारवादी जब आए, तो उदारवादी जब शिक्षित किए, लोगों को जागरूक किए, तो एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो भारत की गरीबी का कारण उपनिवेशवाद को मानने लगा, कि उपनिवेशवाद की वजह से भारत क्या है? गरीब है। तो इस वजह से भारतीयों को, मतलब उदारवाद से हमें फायदा हुआ, ठीक है। नंबर 2 बात करते हैं कि व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार की। तो संवैधानिक सुधार में 1920 के आसपास तक व्यवस्थापिकों का कोई एक प्रशासनिक अधिकार नहीं था, ठीक है। सबसे पहला जो हमें अधिकार मिला, जो जिससे सर्वप्रथम हम जो फायदा उठाए, कुछ कदम उठाए अंग्रेज जो थे, वो 1861 में अंग्रेजों ने कुछ कदम उठाया, और भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा इसमें कुछ कदम उठाया गया 1861 में, ठीक है। और इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया, और जिनमें से 6 से 12 तक सदस्यों की व्यवस्था की गई, और उनमें भी भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा कम थी, जो 1861 में भारतीय शासन था, ठीक है, प्रशासन था। और जो इनमें भी वो लोग थे, 1861 जो अधिनियम आया, इनमें वो लोग भारतीयों को शामिल किए जो थोड़ा अमीर थे, धनी थे। ऐसे लोगों को शामिल किया गया, और जिन्हें आम जन साधारण की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं था। तो ऐसे लोगों से कोई फायदा नहीं हुआ। और जो पहले संवैधानिक सुधार हुआ वो 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम में शुरू हुआ, जब उदारवादियों का जब सबसे ज्यादा प्रभुत्व बना, तो भारतीय परिषद अधिनियम में। लेकिन ऐसा बहुत कम संवैधानिक सुधार हुआ जिसकी आलोचना कांग्रेस हर सम्मेलन में करने लगी। तीसरी बात आती है कि उदारवादियों के द्वारा जो प्रशासनिक सुधारों और सुधारों का प्रयास किया गया। प्रशासनिक सुधार में क्या किया गया? जैसे अंग्रेजों की जगह भारतीयों की नियुक्ति की मांग रखने लगे। जो उदारवादी थे वो कहने लगे कि जो प्रशासनिक सुधार है वो किस तरीके से होगा, अंग्रेज आकर के कोई हमारा भला नहीं करेंगे। तो जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनकी जगह भारतीय अधिकारियों को ये नियुक्ति देने के चक्कर में पड़ गए, और उससे हमारा दो फायदा होने लगा। फायदा ये होने लगा कि जो अंग्रेज था, अंग्रेज अगर अधिकारी आएगा तो अपना उपहार भी लेगा, और जो वेतन भत्ता सब कुछ अंग्रेज ब्रिटेन भेजेगा। तो ब्रिटेन की उसमें जो है उन्नति हो रही थी। लेकिन अगर भारतीय अधिकारी आएगा तो वो भारत के बारे में भी सोचेगा, और जो कुछ भी कमाएगा वो भारत में ही रहेगा। इससे क्या है कि आर्थिक लाभ भारत को होगा।
तो ऐसी सोच के साथ उदारवादी लोग प्रशासनिक सुधार की मांग करने लगे। और नंबर 4 की बात करते हैं, उनसे क्या है, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करने की मांग करने लगे कि विचारों की जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी जाए। हम कुछ भी कह सकते हैं, हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं और हम संगठन बना सकते हैं, और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने लगे, जो कि एक प्रकार से हर सरकार में हर आदमी का फंडामेंटल राइट्स है, उसकी मांग करने लगे। तो ये थी उदारवादियों की सोच। और इन्हीं उदारवादियों के दम दम पर, ठीक है, एक दूसरी विचारधारा पैदा हुई जो कि गर्मपंथी विचारधारा कहलाई। अब बात करते हैं जैसे गर्मपंथी विचारधारा की। तो गर्मपंथी विचारधारा भी इतनी आसानी से तो उत्पन्न नहीं हुई। इसके लिए भी सबसे पहले उदारवाद की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो आप ये ना कहिए कि उदारवाद गलत था। उदारवाद हमेशा से एक आधार बनाया राष्ट्रीय आंदोलन का। उसके बाद जब लोग जागरूक हुए और जब अंग्रेज जैसे मांग कर रहे हैं, हम किसी से निवेदन कर रहे हैं, और निवेदन के द्वारा जब वो हम चीजें नहीं मानता है तो हम दूसरी पद्धति अपनाते हैं। तो किसी को पहले प्यार से मनाइए, उसके बाद नहीं मानता है तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज करिए, लेकिन सबसे पहले आप किसी से बात करिए। ऑन द टेबल आना जरूरी है शुरुआती तौर पर। ठीक है, तो इसके लिए दूसरी विचारधारा हुई। जब उदारवादी विचारधाराएं बहुत तरीके से अंग्रेजों पर दबाव बनाने में विफल रहीं, तो उनसे जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में भी एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका था जो कि ये चाहता था कि अंग्रेज और स्वराज हमारी सबसे ज्यादा मांग करे। तो ऐसे स्वराज की मांग के लिए गर्मपंथी विचारधारा उत्पन्न हुई, जो चाहती थी कि स्वराज सिर्फ संघर्ष के द्वारा ही माना जा सकता है। ठीक है, और ऐसी विचारधाराओं के जो उत्पन्न होने का जो कारण था, वो अंग्रेजी राज्य की सही स्वरूप की पहचान। जब अंग्रेजी राज्य, जो अंग्रेजों का हुकूमत था, जो उपनिवेशवाद था, उसके सही तरीके से जब लोग पढ़ना शुरू किए, परखना शुरू किए, और इसमें क्या क्या चीजें हुई जो कि भारत के लोगों में बहुत ज्यादा सबको विचलित कर दिया। जैसे अगर कहीं अकाल पड़ गया, फिर भी अंग्रेजों पर कोई दयनीय स्थिति, मतलब अंग्रेजों पर कोई दया भाव नहीं आ रही थी। इससे क्या हुआ कि जो लोग थे उनके मन में आने लगा कि उपनिवेशवाद इतना अच्छा नहीं है जितना उदारवाद लोग बताते हैं। जो उदारवादी नेता थे वो बता रहे हैं कि अंग्रेज हमारा भला करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहीं भी अगर किसी भी संकट आती थी, कोई भी प्राकृतिक संकट आती थी, तो ऐसे समय पे अंग्रेज हमारा साथ छोड़ देते थे और वो लगान समय पर वसूल करते थे। तो अंग्रेजी राज्य की पहचान हो गई लोगों में। इससे क्या हुआ कि लोगों का मन उग्र हुआ और वो उग्रवादी विचारधारा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना में वृद्धि हुई। जैसे अब आपको रोज कोई आपको डांटता है, रोज कोई आपका शोषण करता है किसी भी तरीके से, तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप उसको सह सकते हैं। लेकिन डेली अगर वही बात आपके डांट करके काम करवाया जाए, तो एक ना एक दिन आपका आत्मविश्वास, अंदर से जो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना है वो जागेगी कि मेरा भी कोई आत्मसम्मान है कि नहीं है। और जिस दिन वो आत्मसम्मान जागेगा, उस दिन आप उसके सामने बगावत कर देंगे। वही बात यहाँ के लोगों के अंदर भी आई। तो जैसे अरविंद और विपिन, जो गर्मपंथी नेता थे, उन्होंने लोगों से अपील करना शुरू किया। उन्होंने भारतीयों से ये अपील किया कि भारत अपनी शक्ति, जो भारतीय हैं वो अपनी शक्ति को पहचाने, आप में अटूट शक्ति है, और इस शक्ति का आप प्रयोग स्वशासन के लिए करें, मतलब अपनी सत्ता प्राप्ति करने के लिए करें, उसके लिए संघर्ष करें। तो उनके अपील का प्रभाव बहुत ज्यादा भारतीय समाज में हुआ। ठीक है, और इससे उग्रवाद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। ठीक है, और तीसरी बात होती है शिक्षा का विकास। और जैसे जैसे लोग शिक्षित होना शुरू हो गए, वैसे वैसे बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। जब आपके राज्य में शिक्षा, सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, सभी लोग शिक्षित जैसे ही हुए वो फिर नौकरी की मांग करने लगेंगे, और सरकार के पास जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं उतनी नौकरियां नहीं है, तो बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो गई। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के मन में गुस्सा उत्पन्न हुई, और इसी गुस्से का प्रयोग जो उग्रवाद नेता थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, इसी गुस्से का प्रयोग संघर्ष करने के लिए, मतलब आजादी में योगदान अपने तरफ आकर्षित करने लगे लोगों को। और कुछ ऐसी घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हुई जो कि अंग्रेजों की जो भ्रांतियां थी उसको तोड़ने के लिए काफी थी। अब ये कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं हैं,
जो कि अंग्रेजों के बहुत सारे भ्रम को तोड़ा। जैसे 1868 में 68 के पश्चात जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित होना। तो 1868 के बाद जो जापान है, वो एक औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ। अब बात करते हैं जापान की 1868 में। भ्रांतियाँ ये थी कि बिना अंग्रेजों के सहयोग से कोई भी देश औद्योगिक रूप से विकास नहीं कर सकता। अब अंग्रेजों का सहयोग ज़रूरी है, लेकिन जापान ने 1868 में औद्योगिक रूप से अपने आप को इतना शक्तिशाली कर लिया और लोगों में ये उदाहरण एशिया में खास करके ये पहुंचा कि बिना अंग्रेजों के सहयोग से भी कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। और ये जापान ने सिद्ध किया। तो इससे ये भ्रम जो था कि बिना अंग्रेज की सहायता से हम नहीं विकास कर सकते, ये कई सारे देशों का भ्रम टूटा। और ऐसा भ्रम यहाँ मतलब भारत में भी लोगों का टूटा और लोग फिर क्रांतिकारी रूप से संघर्ष करना शुरू किया, मतलब अंग्रेजों पर भरोसा भरोसा टूटने लगा उनका। 1896 में इथोपिया द्वारा इटली का अपमानजनक हार। अब यहाँ पर इटली की अपमानजनक हार हुई। और इटली की हार, इथोपिया कौन सी कंट्री है? इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकन कंट्री ने इटली को हरा दिया, यूरोपीय देश को हराया। तो जो यूरोपियों का एक दबदबा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक भ्रम टूटने लगा लोगों के अंदर कि अंग्रेजों को हराया भी जा सकता है। और इसके बाद हो गया 1899 से 1902 में एक बोअर युद्ध हुआ। बोअर युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं को बहुत सारी क्षति हुई। ये भी बहुत सारे लोगों का भ्रम टूटा। और 1905 में एक ऐसी कंडीशन आई जब यहाँ पर उग्रवाद उग्रवाद जो था वो चरम पर होने लगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भ्रम टूट गए। जापान जो है वो जापान ने रूस को पराजित कर दिया। और जैसे ही रूस को पराजित किया, वैसे ही अब ये 1905 की कंडीशन है जब क्रांतिकारी जो विचारधाराएं थी, जो गरम दल था कांग्रेस में, वो बहुत ज्यादा चरम पर हो रहा था। और इस समय लॉर्ड कर्जन यहाँ पर भारत में बंगाल का विभाजन कर रहा था। उसी समय जापान ने किसको हरा दिया? रूस को हरा दिया। और ऐसे केस में लोगों का जो भ्रम था, विश्वास था कि गोरों को हराया जा सकता है, वो भी टूट गया। लोगों को लगता था कि गोरे कभी हारेंगे नहीं, लेकिन गोरे हार गए। और इससे क्या हुआ कि क्रांतिकारी जो था वो क्रांतिकारी विचारधाराएं बहुत तेजी से उगने लगी। इसी प्रकार आयरलैंड, रूस और मिस्र, पर्सिया और सबसे ज्यादा चीन में उस समय साम्राज्यवादी जो ताकतें थी उसके खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ। और इससे क्या हुआ? राष्ट्रवादियों में एक बहुत अटूट विश्वास पैदा हुआ कि साम्राज्यवाद, जो अंग्रेजों का उपनिवेशवाद है, उससे लड़ा जा सकता है। ठीक है। और ऐसे चीजों में बढ़ते हुए जब हम आगे बढ़े तो एक और सहयोग मिला कि किनका सहयोग मिला? जो पश्चिमीकरण है, जो अंग्रेज भारतीय संस्कृति को खत्म करना चाहते थे, उनका भी एक दबदबा था अंग्रेजों का। क्योंकि उस समय 1813 के आसपास मिशनरियां आ गई थी। और मिशनरियां जो आई थी वो ईसाइयों का, जो भारत में ईसाई ईसाई धर्म को बढ़ाने लगी। तो उससे क्या हुआ कि पश्चिमीकरण की जो भावना भारत में जगने लगी थी, पनपने लगी थी धर्म के लिहाज से, उसको भी तोड़ना बहुत जरूरी था। उसी समय स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, ऐसे विद्वान ने क्या काम किया कि जो प्राचीन समृद्ध विरासत है, भारत की जो प्राचीन समृद्ध विरासत है, उसका गुणगान करना शुरू किया। क्योंकि भारतीय संस्कृति जो थी वो पाश्चात्य संस्कृति में खत्म होने, पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होने का खतरा होने लगा था। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों को ये मोटिवेट करने लगे, लोगों में ये उत्सुकता भावना लाने लगे कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो बहुत समृद्धशाली है। तो हमें अपने विरासत को बचाना है। और ऐसे नेता हैं जैसे स्वामी विवेकानंद आए, तो इन्होंने बहुत जो हिंदू धर्म है उसको बहुत तेजी से उन्होंने पूरे विश्व में प्रसारित किया। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो, हम भारतीय हैं, ऐसे नारों के साथ उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने लगे। बंकिम चटर्जी भी इन सब चीज इन्हीं विचारधाराओं से आगे बढ़ाने लगे लोगों को। और जो पश्चिमी संस्कृत है उसकी पोल खोल करके रख दी। और भारतीयों में जो हीन भावना थी, भारतीयों में हीन भावना ये थी कि अंग्रेज हमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। तो उस विचारधारा को तोड़ने के लिए ये काफी था। ठीक है। और आठवीं विचारधारा बात करते हैं जिनसे गर्मपंथी लोगों का विचारधारा उत्पन्न हुआ कि जुझारू राष्ट्रवाद की विचारधारा। अब इनका अस्तित्व आया क्योंकि जुझारू राष्ट्रवादी जो थे वो
कहाँ-कहाँ से शुरू हुए, जैसे बंगाल में कौन-कौन से नेता थे जो राष्ट्रवाद थे। राजनारायण बोस, इनका नाम याद रखना, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल, ये ऐसे बंगाल के नेता थे जो गर्मपंथ से जुड़े हुए थे और ऐसी जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा को ये आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है? महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपळूणकर थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं बाल गंगाधर तिलक, ये सबसे ज़्यादा जो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि उग्रवाद का जो राष्ट्र बेस है, ये तिलक के कंधों पर था। पंजाब से लाला लाजपत राय आए, ये भी उग्रवाद के बहुत बड़े समर्थक थे और सबसे ज़्यादा जो महत्व था वो तिलक का था। तिलक का महत्व आगे देखते हैं कैसे था। इन्होंने मराठा और केसरी जो पत्रिका निकाली, मराठा को इन्होंने अंग्रेजी में संपादित किया और केसरी को मराठी में। इसी के माध्यम से इन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा को आगे बढ़ाया और इन्हीं सब चक्रों पे इनमें राजद्रोह का मुकदमा हुआ और इन्हें जेल भी हुआ, ठीक है? तो जो इनका जेल का जाना जो था वो इन्हें लोकमान्य बना दिया, लोगों के अंदर इनको लोकमान्य की तरह इनकी ख्याति हो गई और इन्होंने इसी क्रम में कहा था कि आज़ादी बलिदान माँगती है, जो स्वराज है वो बलिदान माँगता है, आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, आज़ादी क्या है? आज़ादी बलिदान माँगती है। नरम दल और गरम दल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं। थैंक यू।